नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। अभिनव बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत प्यार करता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। अभिनव के बेटा अखिल ने बड़े बेरुखी से अपनी दादी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। अभिनव की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? अभिनव की पत्नी कामिनी ने किचन से ही आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं। अखिल ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हमें लोगों को लजवाते हो? कामिनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी विमला चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। अभिनव बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ भी कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते। चूँकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक ऊंचे घराने में थी, इसीलिए वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देख रहा था। रात को अभिनव की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देसी धुनधारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर के रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। अभिनव को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन की स्थिति को विमला अच्छी तरह से जानती थी, वो और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। अभिनव बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, अभिनव, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल को कौन करेगा? अभिनव ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। कामिनी की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, विमला ने लंबी सांस लेते हुए कहा। अभिनव जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब अभिनव बहुत छोटा था, उसके पिताजी जीवित थे तब वो भारत आए थे, और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार
और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से अभिनव के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों अभिनव, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ है? डॉक्टर रमेश ने उत्सुकता से पूछा। जी वो गांव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लगा, कामिनी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने अभिनव की ओर देखा तो अभिनव ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए, बोले कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे। सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि विमला को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर विमला के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। विमला की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। क्यों? वाह बेटा अभिनव, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर रमेश ने अभिनव को डांटते हुए कहा, नहीं देवर जी, अभिनव की कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। विमला ने अपने बेटा का बचाव किया, मुझे सब पता चल गया है। भाभी आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं आई? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर रमेश ने कामिनी की ओर व्यंग से देखा। कामिनी निरुत्तर होकर अभिनव को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा अभिनव, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। कामिनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों से आंसू जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर रमेश ने विमला से कहा। अभिनव को तो काटो खून नहीं था। डॉक्टर रमेश तो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो अभिनव को यह लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता हुआ गया और माँ विमला के कदमों में लिपट गया। मैं अपराधी हूँ, मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। अभिनव ने गुस्से भरी दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। कामिनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो विमला से आंख मिलाए। विमला ने कामिनी की मन की स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और अभिनव को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कामिनी और बच्चों ने विमला के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ का हृदय ऐसा होता है कि उन सबको माफ़ भी कर दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और ऐसी ही अच्छी कहानी सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करती हूँ आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।